हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 55। इस सीरीज का ये सेट नंबर 55 है और हीट चैप्टर का ये पार्ट 3 है। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अब तक जितने भी सेट्स हुए हैं 54 तक, उन सारे का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया हुआ है। आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो इस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं प्रश्नों को। सेट नंबर 55 है, हीट का पार्ट 3 है। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? दो बॉडी है, दो ऑब्जेक्ट है या फिर दो सिस्टम है, उनके बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा जो है किस पर निर्भर करती है? तो ये देखना होगा कि दोनों का टेम्परेचर क्या है। तो दोनों के टेम्परेचर पर हीट फ्लो की डायरेक्शन जो है डिपेंड करती है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर अपने अपने तापमान पर जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उधर से लो टेम्परेचर की ओर हीट जो है फ्लो होगी। हीट जो है फ्लो होगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। दो ऑब्जेक्ट में जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ से हीट फ्लो होगी लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ। कब तक होगी? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो? सेम ना हो जाए, तब तक हीट फ्लो होगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो याद रखिएगा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि हीट फ्लो की डायरेक्शन क्या है। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट पर, ठीक है, एट बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, डेल्टा टी 0 होगा। बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होगा कि तरल भाप में बदलेगा और मेल्टिंग पॉइंट पर क्या होगा कि जो ठोस है वो द्रव में बदलेगा। तो जब फेज चेंज होता है, जब अवस्था में परिवर्तन होता है, उस समय तापमान नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर तापमान नियत रहता है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जब भी अवस्था में परिवर्तन होगा ना, उस समय तापमान नियत रहेगा और वो जो तापमान रहेगा वो या तो बॉइलिंग पॉइंट होगा या फिर मेल्टिंग पॉइंट होगा। भाप में भंडारित ऊष्मा किस रूप में होती है? भाप में भंडारित ऊष्मा जो है गुप्त ऊष्मा के रूप में होती है। ताप वृद्धि करने पर जब किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होता है तो इसे डैश कहा जाता है। ताप वृद्धि करने पर जब किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होता है तो इसे डैश कहा जाता है। ऊष्मीय प्रसार आपने सुना होगा। ऊष्मीय प्रसार यानी कि थर्मल एक्सपेंशन। 3 प्रकार के ये होते हैं, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। ये 3 प्रकार के ये होते हैं। अगर ताप वृद्धि करने से लंबाई में वृद्धि हो जाए तो उसे हम लोग रेखीय प्रसार बोलेंगे। अगर क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाए तो उसे हम क्षेत्रीय प्रसार बोलेंगे और अगर आयतन में वृद्धि हो जाए तो उसे हम आयतन प्रसार बोलेंगे। हमसे यहाँ पर केवल लंबाई की बात की गई है तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। रेखीय प्रसार गुणांक का सही सूत्र है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसका सही सूत्र क्या है? इसका सही सूत्र है ए। इसे हम लोग अल्फा से दिखाते हैं और ये होता है डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल इंटू डेल्टा टी। तो मैंने आपसे कहा कि जो ऊष्मीय प्रसार है वो 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय ऊष्मीय प्रसार, क्षेत्रीय ऊष्मीय प्रसार और आयतन ऊष्मीय प्रसार। इन सब को देख लेते हैं क्या होता है। न्यूमेरिकल जो है नहीं पूछा जाता है यहाँ से, केवल थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोग कवर करेंगे। मान लीजिए कोई रॉड था आपके पास, मेटल का कोई रॉड था, वो टेम्परेचर T पर था, उसकी लंबाई L थी और उसका जो ये रेखीय प्रसार गुणांक है ये अल्फा है। ये जो अल्फा है ना, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर, पदार्थ की प्रकृति पर। तो जो भी रॉड है उसका अपना एक अल्फा है, उसकी लंबाई L है और टेम्परेचर अभी T है। अब क्या हुआ कि इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया, बढ़ा करके कर दिया गया T प्लस डेल्टा टी। T प्लस डेल्टा टी कहने का मतलब ये मान लो कि अगर इसका टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस था तो अब बढ़ा करके 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया। तो यहाँ पर T क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस और डेल्टा टी क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये जो टेम्परेचर है ये है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये T है और ये डेल्टा टी है। तो कुछ ऐसे मान लो कि टेम्परेचर पहले T था, बाद में T प्लस डेल्टा टी कर दिया गया। जब टेम्परेचर को T प्लस डेल्टा टी किया गया यानी डेल्टा टी से बढ़ाया गया तो देखा गया कि उसकी लंबाई में जो है डेल्टा L से वृद्धि हो गई।
उसके लंबाई में डेल्टा एल से वृद्धि हो गई। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो अगर ये 1 मीटर लंबाई थी तो अब जो है 1.001 मीटर लंबाई हो गई। तो यहाँ पर जो डेल्टा एल है वो क्या है? 0.001। और ये अल्फा जो है ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल पर, तो ये अल्फा अभी भी रहेगा अल्फा ही। तो अल्फा का फॉर्मूला बनता है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल डेल्टा टी, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल डेल्टा टी। ठीक है, तो ये अल्फा क्या है? रेखीय प्रसार गुणांक। यहाँ देखो हमने केवल लंबाई को कंसीडर किया है, तो इस घटना को हम लोग रेखीय ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। अल्फा को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसका मान पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, इसका मान टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग इसको कांस्टेंट लेकर के चलेंगे। ऐसे ही मान लो कोई शीट है ना, कोई शीट है इस प्रकार से, जिसका एरिया जो है ए है और इसका जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है उसको हमने बीटा कहा है यहाँ पर। ये भी जो है पदार्थ की प्रॉपर्टी है और अभी टेम्परेचर इसका टी है। फिर से हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी कर दिया, बढ़ा करके डेल्टा टी से हमने बढ़ा दिया, तो इसके क्षेत्र वृद्धि हो गया डेल्टा ई से, ए प्लस डेल्टा ई हो गया। तो अब बीटा का फॉर्मूला बनेगा डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए डेल्टा टी। कुछ ऐसा ही है, बस डेल्टा ए की जगह पर यहाँ पर डेल्टा एल की जगह पर यहाँ पर डेल्टा ए आ गया है, एल की जगह पर ए आ गया है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, टेम्परेचर टी है, वॉल्यूम वी है और यहाँ पर आयतन प्रसार गुणांक गामा है। टेम्परेचर को बढ़ाया गया डेल्टा टी से तो वॉल्यूम में वृद्धि हो गई डेल्टा वी से, तो गामा का फॉर्मूला बनता है डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी। तो फॉर्मूला जो है बहुत ही आसान है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा ये क्या है? अल्फा है हमारा रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा है हमारा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और गामा है हमारा आयतन प्रसार गुणांक। अल्फा बीटा गामा सबका मान जो है निर्भर करेगा किस पर? पदार्थ के प्रकृति पर। ये फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल सवाल जो है नहीं पूछे जाते हैं, केवल थ्योरेटिकल सवाल आते हैं, तो उन सबको हम लोग कवर करेंगे। अल्फा बीटा गामा के बीच रेशियो होता है 1:2:3 का, ये भी आप याद रख सकते हो। हालांकि सवाल पूछा तो नहीं गया है कभी किसी एग्जाम में मेरे ख्याल से, लेकिन आप याद रख लो अल्फा बीटा गामा के बीच जो रेशियो है ये है 1:2:3 का। ताप बढ़ाने से अगर लंबाई में वृद्धि होती है तो रेखीय ऊष्मीय प्रसार है, ताप बढ़ाने से अगर क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो क्षेत्रीय ऊष्मीय प्रसार है, अगर आयतन में वृद्धि होती है तो आयतन ऊष्मीय प्रसार है। अब अगर कोई ठोस है तो उसमें रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार तीनों देखा जा सकता है, तीनों देखा जा सकता है। लेकिन द्रव और गैस में हम लोग केवल आयतन प्रसार की बात करते हैं, क्योंकि द्रव और गैस के पास कोई निश्चित आकृति नहीं होती है ना, निश्चित जो है आकृति नहीं होती है, तो उसमें हम लोग रेखीय प्रसार या फिर क्षेत्रीय प्रसार की बात नहीं करते हैं, केवल आयतन प्रसार की बात करते हैं द्रव और गैस में। तो केवल गामा जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या था? गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी। अल्फा का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी। बीटा का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा ए बाई ए डेल्टा टी। ये जो डेल्टा एल है ये हो गया फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, और डेल्टा टी जो है ये हो जाएगा आपका टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप। डेल्टा एल यानी कि लंबाई में चेंज कितना हुआ, तो बाद में लंबाई कितनी हो गई और प्रारंभिक लंबाई कितनी थी। ऐसे ही डेल्टा ए में सोच सकते हो A2 माइनस A1 और यहाँ पर V2 माइनस V1 या फिर VF माइनस V1। निम्न में से किसका रेखीय प्रसार गुणांक जो है सबसे अधिक है? रेखीय प्रसार गुणांक यानी कि अल्फा, अल्फा सबसे ज्यादा किसका है? अब ये क्या है कि डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर, तो इसका वैल्यू जो है अलग अलग आता है, तो वो आपको याद नहीं रखना है, बस मैं आपको यहाँ पर कुछ समझाने के लिए ये सवाल जो है मैंने लिया हुआ है। तो इस टेबल को देखो आप, तो एल्यूमिनियम जो है सबसे ऊपर मिलेगा, चांदी आपको कहाँ मिलेगा? चांदी जस्ट नीचे यहाँ पर मिलेगा, पीतल आपको यहाँ पर मिलेगा और कांच जो है आपको यहाँ पर मिलेगा, पायरेक्स ग्लास। तो सबसे कम जो अल्फा है वो कांच का है और सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का है। अब देखो यहाँ पर जो अल्फा है इसका मान देखो क्या दिया हुआ है, 2.5 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2.5 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर पर डिग्री सेल्सियस। आप केल्विन की जगह पर यहाँ पर डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर के लिए यूनिट आया है वहाँ पर डेल्टा टी होता है, ये हम लोग देखेंगे अभी, या फिर यहीं पर देख लो। फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एल अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी। यहाँ से अगर आप यूनिट लिखना है स्टार्ट करो
तो यहाँ पर मीटर आएगा SI मात्रक, यहाँ पर मीटर आएगा और यहाँ पर केल्विन आएगा। मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा तो अल्फा का SI मात्रक केल्विन इनवर्स हो जाएगा। आप चाहो यहाँ पर डेल्टा टी के स्थान पर डिग्री सेल्सियस भी डाल सकते हो, केल्विन में डाल दो या फिर डिग्री सेल्सियस में, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि यह तापमान में परिवर्तन है। तो ताप में परिवर्तन के लिए जो मान केल्विन का होता है वही मान डिग्री सेल्सियस का होता है। तो आप यहाँ पर केल्विन इनवर्स के स्थान पर डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी लिख सकते हो। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू है इसका मतलब क्या हुआ। मान लीजिए आपने 1 मीटर, ये 1 मीटर लेंथ वाली जो है हमने एल्यूमिनियम का रॉड ले लिया। अगर आप इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाओगे, अगर आप इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाओगे तो इसकी लंबाई में वृद्धि पता है कितनी होगी, 2.5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, इतनी लंबाई में वृद्धि होगी। ये अल्फा के मान का ये मतलब होता है। मैं इसको मिटाता हूं, पूरे को मैं इरेज करता हूं। जैसे मान लो यहां पर अल्फा जो है सिल्वर के लिए कितना है, 1.9 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स। आप चाहो तो यहां पर डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी ले सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 मीटर सिल्वर रॉड ले लें और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएं या फिर 1 केल्विन से बढ़ाएं, उसके टेम्परेचर को हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएं या फिर 1 केल्विन से बढ़ाएं, तो उसके लंबाई में कितनी वृद्धि होगी, इतने से वृद्धि होगी। यानी लंबाई जो है अब हो जाएगी 1 प्लस 1.9 इंटू 10⁻⁻5, इतनी लंबाई हो जाएगी। मतलब डेल्टा एल जो है यहां पर कितना है, 1.9 इंटू 10⁻⁻5। तो ये मतलब होता है इसका। तो अब आप इन सब में देखो, जैसे गोल्ड है और कॉपर है, दोनों का टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएं, दोनों का हम 1 मीटर का रॉड ले लें, तो ज्यादा एक्सपैंड कौन करेगा, ये कॉपर करेगा, क्योंकि इसका अल्फा ज्यादा है। तो अल्फा का मान अगर आपको पता है तो आप देख करके ये बता सकते हो कि कौन ज्यादा एक्सपैंड करेगा, कौन कम एक्सपैंड करेगा। इस पूरे लिस्ट में जो लेड है वो सबसे कम एक्सपैंड कर रहा है, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम कर रहा है। तो ये मान आपको याद नहीं रखना है, बस अल्फा का मान से आपको क्या समझना है ये बताने के लिए मैंने यहाँ पर ये लिस्ट लिया हुआ था और ये सवाल लिया हुआ था। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। सेम फंडा जो है आपको लगा देना है किसमें, बीटा वाले में, और सेम फंडा जो है हम लगा देंगे गामा वाले में, लेकिन वहां पर हम लोग क्षेत्रफल की बात करेंगे और आयतन की बात करेंगे। रेखीय प्रसार गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी। तो सोचो यहाँ पर डेल्टा एल है तो मीटर आएगा, यहाँ पर भी मीटर आएगा, और टेम्परेचर के लिए केल्विन आता है, मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा तो केल्विन इनवर्स इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। और सिर्फ अल्फा का ही नहीं, बीटा का भी केल्विन इनवर्स ही आएगा और गामा का भी केल्विन इनवर्स ही आएगा। ठीक है, तो रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार गुणांक का एसआई मात्रक केल्विन इनवर्स है, ये इंपॉर्टेंट है। डी हमारा आंसर। डैश के कारण पेंडुलम आधारित घड़ी तेज या धीमी हो जाती है। पेंडुलम आधारित घड़ी कुछ ऐसी होती है। ठीक है, ये भी क्या होता है कि एक मेटल वायर होता है और ये बॉब होता है, इसको हम लोग बॉब बोलते हैं। तो जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। अब क्योंकि इसके पास भी अपना कुछ ना कुछ अल्फा तो होगा ही, तो गर्मी के टाइम में क्या होता है कि ये जो लंबाई है, ये लंबाई एल है, ये लंबाई बढ़ने से जो टाइम पीरियड है ये बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल है, टाइम पीरियड बढ़ जाता है, तब हम बोलते हैं कि जो घड़ी है वो स्लो हो गई है। और वहीं ठंडी के टाइम में जो लेंथ है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो टाइम पीरियड जो है वो कम हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि जो घड़ी है वो फास्ट हो गई है। तो तेज हो जाती है, धीमी हो जाती है, किसके कारण? तार के रेखीय प्रसार के कारण। ये हमारा आंसर हो जाएगा। रेखीय प्रसार आ सकता है या फिर ऊष्मीय प्रसार आ सकता है। तो ऊष्मीय प्रसार में कई तरह के टाइप्स हो गए, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार। ठीक है, तो ऊष्मीय प्रसार भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर क्लियर कट ये समझ में आ गया कि हाँ, लीनियर एक्सपेंशन के कारण हुआ है, रेखीय प्रसार के कारण हुआ है, क्षेत्रीय प्रसार या फिर आयतन प्रसार के कारण नहीं हुआ है। निम्न में से कौन ऊष्मीय प्रसार के प्रभाव से संबंधित नहीं है? ऊष्मीय प्रसार के प्रभाव से संबंधित नहीं है। अब ऊष्मीय प्रसार में यहाँ पर रेखीय प्रसार भी हो सकता है, क्षेत्रीय प्रसार भी हो सकता है, आयतन प्रसार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ताप मापियों की रचना,
जो थर्मामीटर बनाया जाता है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बनाया जाता है। जैसे मरकरी है, मरकरी जो है वो एक्सपैंड कर जाता है ना। जो थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी जो है वो एक्सपैंड कर जाता है, वहाँ भी ऊष्मीय प्रसार होता है। दो रेल के पटरियों के बीच कुछ रिक्त स्थान का छोड़ा जाना, दो रेल के पटरियों के बीच जो है थोड़ा सा रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है ताकि गर्मी में जो पटरी है वो एक्सपैंड करे, उसके बावजूद भी जो पटरी है वो टेढ़ी ना हो। अगर ऐसे हो जाए तो एक्सपैंड करने के बाद जो है ये टेढ़ी हो सकती है, इसलिए रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है ताकि एक्सपैंड करने के बावजूद भी जो पटरी है वो टेढ़ी ना हो। गर्मी में बिजली या टेलीफोन के स्तंभों के बीच तार का ढीला छोड़कर कसना, दो खंभों के बीच में तार को जो है ढीला छोड़ करके कसा जाता है, थोड़ा सा ढीला छोड़कर कसा जाता है। इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। एक तो मान लो कि अगर हवा तेज चल रही है तो तार टूटे ना, टेंशन ज़्यादा क्रिएट ना हो, इसलिए थोड़ा लूजली बाउंड किया जाता है। दूसरा ये भी कारण होता है कि ठंडी के टाइम में जो है तार जो है संकुचित होने पर उसमें ज़्यादा तनाव उत्पन्न हो और वो टूट ना जाए, तो ये भी एक कारण होता है। तो सी भी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का परमाणु के नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाना, ये कोई ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित नहीं है। ए बी सी तीनों है लेकिन डी नहीं है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो कोई मेटल है, उसका अल्फा जो है x डिग्री सेल्सियस इनवर्स है, तो इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया कि अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएं तो लंबाई में x से वृद्धि हो जाएगी। और हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर कम कर दें तो लंबाई में x से कमी हो जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर और कम करने पर दोनों में जो है लंबाई में जो है चेंज हो सकती है। और सेम कॉन्सेप्ट आप एरिया के लिए लगा सकते हो और वॉल्यूम के लिए लगा सकते हो। यदि ठोस, द्रव और गैस को समान ऊष्मा द्वारा उष्मित किया जाए तो सबसे अधिक प्रसार डैश में होगा। आपके पास ठोस भी है, द्रव भी है, गैस भी है। समान ऊष्मा द्वारा उष्मित किया जाए तो सबसे अधिक प्रसार किस में होगा? अब देखो, द्रव और गैस के केस में तो हम लोग केवल गामा की बात करते हैं, तो ठोस के भी हम केवल गामा से कंपेयर करेंगे। तो कहने का मतलब यही हो गया कि गामा ठोस का है, गामा द्रव का है, गामा गैस का है, किसका ज़्यादा होगा अगर हम समान मात्रा में टेम्परेचर बढ़ाएं सबका। तो सीधी सी बात है, जो गामा है वो गैस का ज़्यादा होगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रसार जो है आयतन में गैस का होगा, उससे कम होगा द्रव का और सबसे कम होगा ठोस का। यहाँ पर ठोस लिख लेना, सॉलिड लिख लेना। तो सबसे अधिक प्रसार गैस का होगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। यदि किसी पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक ऋणात्मक हो तो इसका अर्थ है, देखिए हमने अभी एक फॉर्मूला देखा, गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी। ठीक है, यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा वी डेल्टा टी। ये डेल्टा वी क्या होगा? डेल्टा वी क्या होगा? अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन। और डेल्टा टी क्या होगा? अंतिम तापमान माइनस प्रारंभिक तापमान। जैसे मान लो 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा के हमने 4 डिग्री सेल्सियस कर दिया। ठीक है, मान लो कि 0 से हमने 4 कर दिया, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0। तो ये जो है ये तो पॉजिटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव है हमारा। गामा हमारा जो है नेगेटिव हो जाए तो डेल्टा वी नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा वी नेगेटिव यानी कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव होने का क्या मतलब हुआ? वी फाइनल जो है कम है, वी आई ज़्यादा है, मतलब अंतिम आयतन कम है, प्रारंभिक आयतन ज़्यादा था। इसका मतलब यही हुआ ना। तो अब विकल्प पढ़ो, तापमान बढ़ाने से उसका आयतन बढ़ेगा नहीं घटेगा। तो गामा अगर ऋणात्मक है, किसी का भी गामा मान लो बोल दिया कि भाई इसका गामा जो है निगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा वी जो है निगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयतन कम हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट आप अल्फा के लिए बोल सकते हो कि अल्फा का मान अगर ऋणात्मक आपको कोई बता दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से लंबाई कम होगी। अगर बीटा का मान मान लो ऋणात्मक बताया जा रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से जो क्षेत्रफल है वो कम होगा। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, न्यूमेरिकल नहीं आएगा लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अल्फा का मान ज़्यादा है तो क्या हुआ, इसका मतलब अल्फा अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, गामा अगर ज़्यादा है कम है तो इसका मतलब क्या हुआ, गामा ऋणात्मक है धनात्मक है तो इसका मतलब क्या हुआ। ये सब जो है आपको ध्यान में रखने हैं। निम्न में से किस स्थिति में जल के लिए गामा का मान ऋणात्मक होगा? जल के लिए बताओ गामा का मान ऋणात्मक होगा, मतलब किस स्थिति में हम क्या करेंगे कि तापमान बढ़ाएंगे तो जल का आयतन कम हो जाएगा, क्योंकि गामा क्या होता है, गामा तो आयतन के लिए आता है, डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी। तो कौन सी स्थिति के लिए गामा का मान जल के लिए ऋणात्मक हो जाएगा, मतलब
कौन सी स्थिति में जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयतन कम हो जाएगा। तो ये चीज आप जानते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस से हम 4 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस जाएंगे तो आयतन लगातार कम होता है पानी का। ये पानी के पास खासियत है, ठीक है। जनरली टेम्परेचर बढ़ाने से चीजें जो है एक्सपैंड करती है, फैलती है, लेकिन पानी के अंदर ये खासियत है कि 0 से 4 में तो वो सिकुड़ती है और 4 के बाद फैलती है। तो हम बोल सकते हैं कि 0 से 4 के बीच में टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो है आयतन कम हो रहा है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि गामा जो है ऋणात्मक है। और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आप चलते चलो, यहाँ ग्राफ में भी देख सकते हो, गामा जो है हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर गामा हमारा निगेटिव है और यहाँ पर गामा हमारा पॉजिटिव है। ये पानी के केस में ही ऐसा है, ठीक है। रेयर ही ऐसा सबस्टांस होते हैं जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ सिकुड़े। 0 से 4 में पानी सिकुड़ता है और 4 के बाद पानी फैलता है, क्योंकि 0 से 4 में गामा जो है नेगेटिव होता है और 4 के बाद गामा पॉजिटिव हो जाता है। तो 0 से 4 हमारा आंसर हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है? तो आयतन जो है न्यूनतम होता है, हम लोगों ने देख ही लिया, 4 डिग्री सेल्सियस पर, और 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व जो है अधिकतम हो जाएगा, 1 ग्राम पर सीसी हो जाएगा, ठीक है। जो हम 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं या फिर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बोलते हैं, जल का घनत्व ये कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या नीचे जो जल का घनत्व है वो कम होगा। तो याद रखना है, जल के लिए 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन मिनिमम और घनत्व अधिकतम। ठंडे प्रदेशों में झील या नदी में रहने वाले जीव जंतु के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हो यहाँ पर जल के बारे में कि 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या हुआ कि जो वॉल्यूम है ये कम हुआ, आयतन कम हुआ, क्योंकि गामा जो है ऋणात्मक होता है इस रेंज में, और उसके बाद जो है वॉल्यूम बढ़ता है। तो ऐसा पानी के केस में ही होता है। ऐसे बहुत रेयर ही लिक्विड है कोई कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो कि पहले वो सिकुड़े और बाद में फैले। तो ये पानी का एक यूनिक फीचर है, इसे हम लोग बोलते हैं एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर या एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, या फिर जल का असामान्य प्रसार, ठीक है, पानी का असामान्य प्रसार। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो यही है, जल का विचित्र या फिर असामान्य प्रसार। ठंडे प्रदेशों में झील या नदी में रहने वाले जीव जंतु के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है असामान्य प्रसार, जल का असामान्य प्रसार। कैसे है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ठंडे प्रदेशों में क्या होता है कि जो झीलें हैं उसके ऊपर बर्फ जम जाती है, लेकिन नीचे जो जीव जंतु हैं, मछलियां हैं, पेड़ पौधे हैं, एक्वेटिक, वो सारे जीवित रहते हैं। यहाँ पर पानी का जो असामान्य प्रसार है उसी के कारण ऐसा हो पाता है। जैसे मान लीजिए वातावरण का टेम्परेचर जब 10 डिग्री सेल्सियस होगा तो जो भी पानी के यहाँ पर लेयर्स हैं उसमें सबसे पहले 10 डिग्री सेल्सियस पर पानी का वो हिस्सा आएगा जो वातावरण के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसका टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो आप ग्राफ में देखो, यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस पर पानी पहले था, बाद में 9 डिग्री सेल्सियस पर हो गया। तो जब 9 डिग्री सेल्सियस पर आएगा पानी तब उसका डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। ये डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच ग्राफ है, ठीक है, डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है। जब पानी 9 डिग्री सेल्सियस पर आएगा तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? ज़्यादा, मतलब वो पानी भारी हो जाएगा। उसके नीचे वाला पानी हल्का होगा। जब वो भारी हो जाएगा तो वो पानी नीचे चला आएगा और हल्का पानी ऊपर चला जाएगा, और ये जो है चलता रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस तक। 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये कहानी चलता रहेगा कि ऊपर वाला पानी ठंडा होकर के नीचे आएगा, नीचे वाला पानी ठंडा गर्म होगा वो ऊपर जाएगा। ठंडा क्यों होगा ऊपर वाला पानी? क्योंकि सराउंडिंग को हीट लूज करेगा ना। वातावरण का टेम्परेचर कम होगा, पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो हीट को रिलीज करने के बाद वो पानी ठंडा हो जाएगा। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ऊपर वाला पानी का घनत्व तो कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो वो पानी नीचे आएगा, नीचे वाला पानी ऊपर चला जाएगा। ये इस तरीके से रोटेशन चलता रहेगा। कब तक? 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस तक ये कहानी चलता रहेगा, ऊपर वाला पानी नीचे, नीचे वाला पानी ऊपर। जैसे ही वातावरण का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होगा, ऊपर वाला जो पानी होगा उसका टेम्परेचर भी 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और उसका डेंसिटी देखो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व पानी का सबसे ज़्यादा होता है, उसका डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब वो पानी इतना भारी हो जाएगा कि वो पानी सबसे नीचे चला जाएगा, सबसे नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर चला जाएगा। अब क्या होगा? वातावरण का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस होगा, घटते घटते 3 डिग्री सेल्सियस होगा।
ऊपर वाला पानी 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आएगा। अब जैसे ही 3 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर आएगा, घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घनत्व जो है कम हो जाएगा। तो वो पानी जो है नीचे तो आएगा, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस का जो पानी होगा ना उससे ऊपर होगा वो, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व तो मैक्सिमम है ना, वो पानी सबसे नीचे होगा। 3 डिग्री सेल्सियस वाला पानी ठीक इसके ऊपर होगा। फिर क्या होगा, 2 डिग्री सेल्सियस वातावरण का टेम्परेचर होगा, वो पानी भी नीचे आएगा, लेकिन 3 डिग्री सेल्सियस वाले से ऊपर होगा, क्योंकि लगातार आप घनत्व कम होता चला जाएगा, लगातार घनत्व जो है गिरता जा रहा है। ऐसे करते करते क्या होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस वातावरण का टेम्परेचर होगा, तो जो पानी डायरेक्ट वातावरण के कांटेक्ट में है वो जम जाएगा, वो ऐसे देखो बर्फ में बदल जाएगा और उसका घनत्व जो है सबसे कम हो जाएगा। तो वो जो बर्फ है वो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि उसका घनत्व सबसे कम है। उसके नीचे जो भी पानी है सबका टेम्परेचर ज़्यादा है 0 डिग्री सेल्सियस से, तो सबका घनत्व ज़्यादा है। बर्फ का घनत्व जो है सबसे कम हो जाएगा, तो ऊपर में ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। अब वातावरण का टेम्परेचर मानो -10 डिग्री सेल्सियस भी हो जाएगा, तो इससे भी ये पानी जो है पानी ही रहेगा, क्योंकि पानी जो है बर्फ में तभी बदलेगा जब ये पानी ठंडा होगा, हीट को लूज करेगा, और हीट को ये लूज कर नहीं सकता है क्योंकि ऊपर में बर्फ है और बर्फ जो है खराब चालक है। तो ये पानी का असामान्य प्रसार है, जिसके कारण जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो ठंडे प्रदेशों में जीवित रह पाते हैं, लेक के ऊपर बर्फ जम जाने के बाद भी। डैश अक्सर ठंडे प्रदेशों में पानी का पाइप फट जाता है। तो जल के असामान्य प्रसार के कारण अक्सर ठंडे प्रदेशों में पानी का पाइप जो है फट जाता है, क्योंकि जैसे ही पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आएगा उसका आयतन बढ़ने लगेगा, आयतन बढ़ने लगेगा, पानी जो है फैलने लगेगा, इसीलिए जो पाइप है वो फट जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। निम्न में गलत कथन का चयन कीजिए। अधातु के तुलना में धातु का रेखीय प्रसार अधिक होता है। आपके पास अधातु है और धातु है, रेखीय प्रसार किसका ज़्यादा होगा, कहने का मतलब अल्फा जो है किसका ज़्यादा होगा। तो अल्फा जो है ये धातु का ज़्यादा होगा, मेटल का ज़्यादा होगा नॉन मेटल से, नॉन मेटल के तुलना में। तो अधातु के तुलना में धातु का रेखीय प्रसार अधिक होता है, सही है। गैसों का आयतन प्रसार गुणांक जो है सबसे अधिक होता है, हम लोगों ने देख ही लिया है। गामा जो है गैस का सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम लिक्विड का, उससे कम सॉलिड का। ताप बढ़ने पर सभी पदार्थों का आयतन बढ़ता है, क्या ये सही है कि ताप बढ़ने पर सभी पदार्थों का आयतन बढ़े, हम लोगों ने देख ही लिया। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का जो आयतन है वो लगातार बढ़ता है, कम होता है। तो ताप तो बढ़ रहा है लेकिन आयतन कम हो रहा है, तो ताप बढ़ने पर सभी पदार्थों का आयतन बढ़ता है, कहना गलत हो जाएगा, ये हमारा आंसर, ये गलत है। अल्फा और बीटा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, ये सही है। जब पानी बर्फ में जमता है तब इसका आयतन, जब पानी बर्फ में जमता है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस जब पानी पहुंचेगा तो इसका आयतन क्या होगा, कम होगा। इसके ठीक उल्टा ही बोल सकते हैं ना, जब 4 डिग्री सेल्सियस से पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर आए तो इसका आयतन बढ़ेगा। तो ये पानी है और ये आइस है, तो वाटर से आइस में आया तो वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ा, इसका आयतन बढ़ता है। और डेंसिटी क्या हो जाएगा, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो आइस का जो डेंसिटी है वो कम होता है वाटर के डेंसिटी से। बर्फ का जो घनत्व है वो कम होता है पानी के घनत्व से, इसीलिए बर्फ के जो क्यूब होते हैं वो फ्लॉट करते हैं, तैरते हैं पानी में। जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस, फिर 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस। इस केस में वॉल्यूम जो है लगातार कम होगा और इस केस में लगातार बढ़ेगा, इसी को हम पानी का असामान्य प्रसार कहते हैं। तो पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा, पहले घटता है और तब बढ़ता है, पहले घटता है तब बढ़ता है। जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है, यानी कि पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, यह बिल्कुल सही है। कौन से टेम्परेचर पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और एसआई मात्रक में बोलेंगे 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये एसआई मात्रक में। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है, किंतु झील के तल के जल को छोड़कर, क्योंकि इसका तापमान बना रहता है। ठंडे प्रदेशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है, लेकिन झील के तल के जल को छोड़कर, क्योंकि इसका तापमान बना रहता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। तो पानी जब जमेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा, पानी जब जमता है तो फैलता है,
तो पानी जमने पर फैलता है, ये हमारा आंसर। 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही टेम्परेचर नीचे जाएगा ना, लगातार जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस तापमापी जो होते हैं, जो गैस थर्मामीटर होते हैं, वो द्रव थर्मामीटर की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक जो है अधिक होता है। गामा जो है गैस का ज़्यादा होता है लिक्विड के तुलना में, और लिक्विड का ज़्यादा होता है गामा सॉलिड की तुलना में। तो ए हमारा आंसर। जब मोटे कांच के गिलास में गर्म पानी डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है क्योंकि गिलास, जैसे चाय का जो गिलास होता है उसमें आप चाय डालो तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये चटक जाता है, गिलास जो है चटक जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? ये जो ग्लास है ये भी जो है खराब चालक है, पुअर कंडक्टर है, हीट का पुअर कंडक्टर है। तो जैसे गर्म चाय इसमें डाला तो हीट जो है जो एब्जॉर्ब किया जाता है वो समान रूप से पूरे ग्लास में तेजी के साथ नहीं फैलती है, क्योंकि खराब चालक है, धीरे धीरे फैलेगी। खराब चालक का मतलब तो यही हुआ, हीट के लिए अगर कोई खराब चालक है मतलब हीट का कंडक्शन जो है वो नहीं कर पा रहा है। अगर अच्छा चालक है तो तेजी के साथ हीट को कंडक्ट करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ऊष्मा है वो तेजी के साथ भागेगी। इसमें ऐसा नहीं होगा, गर्म चाय डाला भीतर में, जो भीतर वाला पार्ट होगा वो हीट को एब्जॉर्ब करके थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाएगा, लेकिन जो बाहर वाला पार्ट होगा वहां तक हीट जो है पहुंचेगी नहीं जल्दी से। तो असामान्य रूप से क्या होता है कि इसमें विस्तार होता है, असामान्य रूप से विस्तार होता है। अंदर का पार्ट जो है वो फैल जाता है थोड़ा सा, और बाहर का पार्ट जो है नहीं फैलता है। तो इस असामान्य विस्तार के कारण ही ये चटक जाता है। अगर मान लो सामान्य रूप से हीट फैल जाता तेजी के साथ तो सामान्य रूप से प्रसार होता है, तब जाकर ये क्रैक नहीं करता। लेकिन यहाँ भीतर का पार्ट जो है वो फैल जाता है, लेकिन बाहर का पार्ट जो है उतनी तेजी के साथ नहीं फैल पाता है, जिसके कारण इसमें क्रैक आ जाता है। ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए भीतरी सतह का विस्तार होता है, बाहरी सतह का नहीं हो पाता है। निम्न में से गलत कथन चुने। दूर से चमकते पिंड का तापमापन पायरोमीटर से किया जाता है, ये सही है। सन और स्टार का टेम्परेचर जो है पायरोमीटर से मापा जाता है। निम्न तापमापन एल्कोहल थर्मामीटर से किया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था एल्कोहल थर्मामीटर जो कि लिक्विड थर्मामीटर का एक टाइप है, ये -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर को भी मेजर कर सकता है, क्योंकि एल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लगभग जो है -115 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब इतना कम टेम्परेचर करोगे तब जाकर के अल्कोहल जमेगा। इसलिए निम्न तापमापन के लिए जो है अल्कोहल थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत उच्च ताप को मापने के लिए विकिरण थर्मामीटर का इस्तेमाल होता है, रेडिएशन थर्मामीटर का इस्तेमाल होता है। इसी को हम लोग पायरोमीटर बोलते हैं, ठीक है, इसी को पायरोमीटर बोलते हैं, याद रखिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर आणविक गति रुक जाती है। देखो आणविक गति जो है रुक तो जाएगी, मॉलिक्यूलर मोशन जो है रुक तो जाएगी, लेकिन 0 केल्विन पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं। डी आंसर। सब्जियों में नमक डालने से उनको पकने में कम समय लगता है। सब्जी में नमक डालते हैं तो सब्जी में जो पानी होता है एक तरह से उसमें हम लोग अशुद्धि को मिला रहे हैं, तो जब भी हम लोग अशुद्धि मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या होता है कि सब्जी जल्दी पकता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमारा सेट नंबर 55 समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।